दर्शक मित्रों नमस्ते। वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 38 में मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले एक साल से मार्च 2020 मार्च से कोरोना ने सबको बहुत परेशान कर दिया है। लॉकडाउन के दरमियान हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वीज़ा की अर्जी नहीं कर सकते थे। और आज जब थोड़ा माहौल थोड़ा सुधरा है तो सब लोग मुझे फ़ोन करते हैं। मुझे दिन में करीबन 15 से 20 फ़ोन आते हैं। रात को 10 बजे 11 बजे लोग फ़ोन करते हैं और मुझे अमेरिका से फ़ोन करते हैं और मुझे पूछते हैं कि बम्बई में कॉन्सुलेट खुल गई, हमें B1 B2 वीज़ा की अर्जी करनी है, तो क्या अभी हम कर सकते हैं? दर्शक मित्रों, अभी भी परिस्थिति नॉर्मल नहीं हुई है। कॉन्सुलेट खुली है लेकिन वो अर्जेंट काम ही करती है। और आप अगर आज B1 B2 वीज़ा की अर्जी करेंगे और इंटरव्यू का टाइम मांगेंगे तो आपको वो नवंबर दिसंबर यानी 8-10 महीने के बाद का टाइम देंगे। और अगर आपको जल्दी भी टाइम मिल गया इंटरव्यू का तो आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई अमेरिका में ऐसा माहौल है जब 5 लाख आदमी वहाँ मर गए हैं कोरोना की वजह से, तो आप ऐसे समय में अमेरिका जाना क्यों चाहते हैं? तो इस समय अमेरिका के B1 B2 वीज़ा की अर्जी करनी एडवाइजेबल नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ ज़रूरी काम है, इतना अर्जेंट है कि आपको वहाँ जाए बिना चलेगा ही नहीं, तो आप कॉन्सुलेट को जो अर्जेंसी है, जो अत्यंत ज़रूरी चीज़ है वहाँ जाने के लिए, वो बताएंगे तो वो आपको वो इंटरव्यू का टाइम, बायोमेट्रिक का टाइम जल्दी देंगे। लेकिन घूमने जाना है, बिजनेस के सिलसिले में जाना है, हमारे वहाँ रिश्तेदार है उनको मिलने जाना है, किसी की शादी है, किसी का हाउस वार्मिंग पार्टी है, ऐसा बता के अगर आप वीज़ा की मांग करेंगे B1 B2 की तो आपको वीज़ा देना ही होगा। तो अभी ठहरिए, 2-4-6 महीने और जाने दीजिए। जब माहौल सब अच्छा हुए तब आप वीज़ा की अर्जी करें। एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमारे रिश्तेदार ने, हमारे फादर मदर, भाई बहन, बच्चे, इन लोगों ने हमारे लिए फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए, इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी के जरिए इमिग्रेंट वीज़ा के पिटीशन दाखिल किए हैं। वो पिटीशन अप्रूव हो गए हैं और हम उसके ज़रिए जो वीज़ा मिले, इमिग्रेंट वीज़ा, वो करंट होए उसकी हम राह देखते हैं। और ये राह बहुत लंबी देखनी पड़ती है। अभी कल ही ये वीज़ा बुलेटिन आया और उसमें लिखा है, बताया है कि F1 कैटेगरी के जो पिटीशन दाखिल हुए और मंजूर हो गए हैं, वो अगर 8 अगस्त 2015 के पहले, यानी कि करीबन 6 साल पहले दाखिल किए होंगे तो आपके वीज़ा करंट है। F2A ग्रीन कार्ड धारक के हस्बैंड या वाइफ, उनके लाभ के लिए जो पिटीशन दाखिल किया है वो अगर अप्रूव हो गया है तो आप अभी वीज़ा लेने जा सकते हैं। F2B ग्रीन कार्ड धारक के जो बच्चे हैं 21 साल के ऊपर के, उनके लिए अगर आपने पिटीशन 22 मई 2016 के पहले दाखिल किए हैं तो आपको वीज़ा मिलेगा, आपका वीज़ा करंट है, यानी कि वेटिंग टाइम 5 साल है। F3 इसके ज़रिए अगर आपका पिटीशन दाखिल किया है 22 जून 2009 के पहले तो आपको आपका वीज़ा करंट हुआ है, आप अभी वीज़ा लेने जा सकते हैं।
यानी कि इसके F3 के नीचे 11 से 12 साल तक आपको ठहरना पड़ता है। और F4 अमेरिकन सिटीजन भाई या बहन अपने इंडियन भाई या बहन के लिए इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन F4 फैमिली फोर्थ प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए दाखिल करते हैं, तो जिन्होंने 1 दिसंबर 2005 के पहले पिटीशन दाखिल किए उनको आज वीज़ा मिल सकता है। यानी उनको 16 साल ठहरना पड़ा। और 1 दिसंबर 2005 के बाद जिन्होंने दाखिल किया होगा पिटीशन, तो संख्या बढ़ गई होगी, कतार लंबी हो गई होगी, तो उनको तो 16 से ज़्यादा साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। अब इतना इंतज़ार करना पड़ता है तो ऐसा हो सकता है कि कोई गुजर जाए, किसी का एक्सीडेंट हुए और वो पिटिशनर ऑफ हो जाए। तो जब पिटिशनर गुजर जाता है, पिटिशनर का डेथ हो जाता है, तो पिटिशन ऑटोमेटिकली खारिज हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। और ये जो बेनिफिशियरी सालों तक इमिग्रेंट वीज़ा मिलने के लिए वो लेके अमेरिका में जाके ग्रीन कार्ड पाने के लिए सालों तक इंतज़ार करते हैं, उनके पिटीशन खारिज हो जाते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, जब ऐसा कुछ होता है, पिटिशनर की डेथ हो जाती है, तो वो अपने वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और बताते हैं कि भाई देखो हमारा पिटिशनर की तो डेथ हो गई है, अब हम क्या करें। तो वो ट्रैवल एजेंट या वीज़ा कंसल्टेंट जिनको कानून का पता नहीं है, वो उनको बताएगी कि अरे आप ये बात किसी को बताना मत, ये कॉन्सुलर ऑफिसर को क्या पता चलेगा कि आपका पिटिशनर का मृत्यु हो गया है, आप जाइए और वीज़ा लेके फिर अमेरिका चले जाएंगे। ये बात सुनकर ये लोग पिटिशनर की मृत्यु होने के बावजूद भी, उनका पिटीशन ऑटोमेटिकली खारिज हो जाने के बावजूद भी इमिग्रेंट वीज़ा लेने के लिए जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तब झूठ बोलने के कारण उनको वीज़ा तो मिलता ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी प्रकार के वीज़ा उनको दिए नहीं जाए, उनको अमेरिका में प्रवेश दिया नहीं जाए, ऐसी पाबंदी लग जाती है। तो दर्शक मित्रों, ऐसा झूठ बोलना क्यों, जबकि अमेरिका के इमिग्रेशन के कानून में 2002 के साल में एक खास कानून बनाया गया है कि ऐसे संजोगों में जब पिटीशन अप्रूव होने के बाद गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो बेनिफिशियरी अगर उनके कोई और रिश्तेदार अमेरिका के सिटीजन है, ग्रीन कार्ड वाले हैं, उनको जो पिटिशनर की डेथ हो गई है उनकी जगह लेने के लिए कह सकते हैं। ऐसे संजोगों में जब पिटिशनर अप्रूव हो गया है और उसके बाद पिटिशनर की मृत्यु हो गई है, तो बेनिफिशियरी के अन्य रिश्तेदार जो अमेरिका के सिटीजन है या ग्रीन कार्ड धारक है, वो सब्स्टिट्यूशन की अर्जी करके ऐसी मांग कर सकते हैं कि ये जो पिटिशनर गुजर गया है उसकी जगह हमें पिटिशनर होने की आप परवानगी दो, और ये जो पिटिशन खारिज हो गया है, डिसमिस हो गया है, उसको वापस फाइल पे लो और उसके ज़रिए ये जो बेनिफिशियरी है उनको आप इमिग्रेंट वीज़ा दो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बहुत तकलीफ होगी। और ये मानवता का सिद्धांत है कि अगर किसी को ऐसी तकलीफ होती है तो उसको तकलीफ में नहीं रहने देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो आप मानवता के सिद्धांत के आधार पे हमें मृत पिटिशनर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसी सब्स्टिट्यूशन की अर्जी करेंगे और वो आपके दूसरे अमेरिका में रहने वाले ग्रीन कार्ड धारक या सिटीजन रिश्तेदार को मृत पिटिशनर की जगह पे दाखिल किया जाएगा, तो आपको इमिग्रेंट वीज़ा कानूनी मिल जाएगा।
आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन की जो अर्जी है वो बड़ी सावधानी पूर्वक करनी रहती है, क्योंकि उसके अंदर ये दिखाना पड़ता है कि जो आदमी सब्स्टिट्यूशन की अर्जी कर रहा है वो अमेरिकन सिटीजन या ग्रीन कार्ड धारक है, वो बेनिफिशियरी का रिश्तेदार है। अगर उसको मृत पिटिशनर की जगह पे दाखिल नहीं किया, पिटीशन वापस फाइल पे नहीं लिया, तो उनको बहुत तकलीफ होगी। वो जो बेनिफिशियरी है उनको भी बहुत तकलीफ होगी। बेनिफिशियरी ने सालों तक इमिग्रेंट वीज़ा मिलने का इंतज़ार किया है और लोगों की माफिक अमेरिका में इलीगली घुसे नहीं है, इंतज़ार किया है सालों भर, और अभी उनका पिटीशन ये डिसमिस हो गया है। तो प्लीज़ उनको मानवता की हैसियत से ये पिटीशन आप वापस रिस्टोर करो, हमें पिटिशनर की जगह दो और उनको इमिग्रेंट वीज़ा दो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो अगर पिटिशनर की मृत्यु हो गई है फिर भी आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिल सकता है। तो दर्शक मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। ये दो बातें ध्यान रखना। आज के समय में B1 B2 वीज़ा की अर्जी करने में जल्दबाजी मत करना। कोई खास ज़रूरी काम हो तो ही अर्जी करना, और अगर आपके फ़ायदे के लिए, आपके लाभ के लिए तुम्हारे करीबी रिश्तेदार ने इमिग्रेंट वीज़ा का पिटीशन फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के तहत दाखिल किया है और वो मंजूर हो गया है, उसके बाद पिटिशनर की मृत्यु हो गई है, तो आपके और कोई रिश्तेदार जो अमेरिका में रहते हैं, ग्रीन कार्ड वाले हैं, सिटीज़न है, वो उनकी जगह ले सकते हैं। उनके लिए सब्स्टिट्यूशन की अर्जी करनी रहती है। और इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और दर्शक मित्र, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज में जानकारी देता हूँ, यह तो इमिग्रेशन USA वीज़ा विंडो के उपलब्ध से है। ये जानकारी मैं आपको फ्री में देता हूँ। लेकिन अगर आपको पर्सनली मुझे कंसल्ट करना है, पर्सनली मेरी सहायता एज एन एडवोकेट इमिग्रेशन लॉयर के लिए लेनी है, तो आपको मेरी फीस तो देनी पड़ेगी ना। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो ये जो जानकारी है वो जनरल है, ये आप सोचिए। और अगर आपको कुछ पर्सनल काम है, पर्सनल जानकारी है, तो मेरा ईमेल एड्रेस है sudhirshah1940@gmail.com SUDHIRSHAH1940@gmail.com। एक बार फिर बताता हूँ, SUDHIRSHAH1940@gmail.com। आप अपनी मुश्किलियाँ मुझे ईमेल करके बता सकते हैं। मेरा एक एडवोकेट का, एक प्रोफेशनल गाइडेंस भी फी देके पा सकते हैं। और दर्शक मित्रों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, आपको वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पसंद आती है, तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना, लाइक करना, कमेंट लिखना। नमस्ते।